नई सरकार की गठन के साथ ही साथ मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद भी तेज हो गई है। संभावित तिथि है 16 अगस्त को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। इस विषय पर हम बात करेंगे। बिहार की राजनीति को बहुत करीब से समझने वाले, बिहार की राजनीति के नब्ज को पकड़ने वाले बाबा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे बाबा किस प्रकार से मंत्रिमंडल विस्तार होने की संभावना है, कौन कौन विभाग, कितने कितने मंत्रियों की संख्या गठबंधन दलों को मिलने वाली है। सबसे पहले तो अनिल जी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, जिस तरह से आप लोगों ने न्यूज एजेंसी TNI के माध्यम से बिहार के युवा पत्रकारों को जोड़ने का जो काम शुरू किया है और आप बेहतर कर रहे हैं, ये हमने एक सप्ताह के अंदर में देखा है। और यही कारण है कि आपने जैसे ही ऑफ़र किया मैं खुशी खुशी तैयार हो गया, क्योंकि मेरी एक आदत रही है या मेरी पत्रकारिता युवाओं के साथ जुड़ी रही है। मैं कभी भी अपने हम उम्र के साथ नहीं रहा, अक्सर मैं युवाओं के साथ ही रहता हूं और इसका मुझे आप लोगों से ऊर्जा लेने का एक मतलब मिलते रहता है। आइए बिहार की राजनीति की बात जो आपने किया है कि बिहार की राजनीति में बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा है, तो सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये हो गया है कि लालू के हाथ में एक बार फिर से कमान आ गया है। लेकिन इसके तह में यदि आप जाकर के देखें तो लालू की जमीन पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का खूंटा गड़ा गया है। इसके अब कहिए कैसे गड़ा गया है? तो नीतीश कुमार का अपना वोट बैंक क्या है, ये किसी से छुपा नहीं है। सिर्फ उसके अलावा एक और फैक्टर है, महिलाओं का वोट नीतीश कुमार को जाता है 50%, लेकिन ये उस जगह तक नहीं लेकर के जाता है जहां सत्ता की सीढ़ी तक आप पहुंच सके। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को किसी न किसी बैसाखी की जरूरत होती है और इसका पालकी कौन ढोएगा ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो नीतीश की पालकी 2005 से या कहा जाए 1996 से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी ढो रही है, लेकिन बीच में थक गई थी। ऐसी दुल्हन है नीतीश कुमार कि कभी कभी पालकी से भी कूद जाते हैं। जब कूद गए तो लालू प्रसाद ने कंधा दिया और इनको ला करके फिर से स्थापित कर दिया। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार एक ऐसा फैक्टर हो गए हैं और बिहार की जनता कहीं ना कहीं बिहार की जनता को कैसे ये बरगला देते हैं, ये गलत भाई किसी में नहीं है। हर बार विकास का नाम लेते हैं और फिसड्डी राज्य में अपने घोषित हो जाते हैं। कैसा विकास कर रहे हैं, ये विकास आखिर कहाँ है? खैर ये तो बातें हम करते रहते हैं, लेकिन आज हम मंत्रिमंडल विस्तार की बात कर रहे हैं। तो मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे बड़ी बात है कि पेंच कहाँ आकर अटक गया है। हमने इससे पहले भी खबरों में बताया था और लगातार मैं जब से सरकार बनी है तब से इस बात की चर्चा कर रहा हूं कि कौन कौन मंत्री बनेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि नीतीश कुमार ने बाजी मार लिया है। जो तेजस्वी यादव खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे उन्हें उप मुख्यमंत्री के लिए तैयार कर लेना। जो सबसे बड़ा अड़ंगा लगा हुआ था गृह विभाग, उसको अपने पास रख लेना। लेकिन उसके बाद बड़ी लड़ाई, जैसे नहीं आप सुने होइएगा वो अपने यहाँ बहुत पुरानी बात में कहा जाता है लागल लड़ाई महुआ में, उसी तरह से महुआ की लड़ाई लग गई है। अब 24 तारीख को और 25 तारीख को दो ऐसे अवसर हैं जहां आकर के टिका हुआ है सारा सब कुछ। और सबसे बड़ी बात अनिल जी कि नीतीश कुमार ने अब तक अपने मंत्रिमंडल का जब भी गठन किया है, जब भी वो शपथ लिए हैं, तो उनके साथ उनके मंत्रियों का भी शपथ ग्रहण हुआ है। 8 बार में आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। लेकिन पहला ऐसा अवसर है जब उनके मंत्रियों का नाम सामने नहीं आया है और मंत्रिमंडल में कौन होगा इसको लेकर के जीतन राम मांझी ने अपना एक विरोध भी प्रदर्शन किया था कि आखिर करना क्या चाहते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब बिना लालू प्रसाद के आशीर्वाद के, उनके बिना हरि कृपा तृण नहीं डोले। तो अभी हरि के भूमिका में लालू प्रसाद आ गए हैं। भले अस्वस्थ हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से जो खोपड़ी है उनका उतना ही तेजी से चल रहा है। अगर नहीं चलता तो आज ये स्थिति नहीं हुई। और ये बात मैं 2020 के चुनाव परिणाम आने के बाद से ही लगातार कह रहा हूँ। मैं पहला ऐसा शख्स था, और खास करके आपके यहाँ जो अभी चैनल हेड हैं संपादक नमन मिश्रा जी जो भारत लाइव के हैं, उनके साथ मेरी बातचीत के दौरान मैंने कई बार इस बात की चर्चा की है। उन्होंने भी इस बात को हर बार स्वीकार किया है। लोग यहाँ तक कहते थे कि भाई आप तो रोज सरकारी गिराते हैं, आखिर गिरेगा कब? मैंने 24 महीने का अल्टीमेटम दिया था, एक डेडलाइन मैंने दिया था, और नमन मिश्रा जी ने तो स्पष्ट कह दिया था कि इस सरकार जो आई है वो अपने एक्सपायरी डेट के साथ आई है, यानी कि 24 महीने का। और हम लोग को डर भी लग रहा था कि भाई 18 महीना हो गया, 19 महीना हो गया, ऐसा नहीं होगा। हाँ, नीतीश कुमार कंटिन्यू। लेकिन भीतर से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो शैली है
उसमें आप 16 साल 17वां साल उनका चल रहा है, 16 साल में 8 बार मुख्यमंत्री का शपथ लेना, इसका मतलब 2 साल में 1 बार। तो इसका मतलब था कि वो ट्रेंड चल रहा था, हम लोग इसी आधार पर ये बात की कर रहे थे। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात था कि 2020 के चुनाव परिणाम आने के बाद से नीतीश कुमार जब तीसरे नंबर पर फिसड्डी फेंका गए, जैसे बिहार को कहते हैं कि हमें बहुत विकास किए और सबसे फिसड्डी राज्य है, वैसे ही नीतीश कुमार बहुत बढ़िया नेता है, बहुत बढ़िया नेता है, लेकिन तीसरे नंबर पर फिसक गए संख्या बल के आधार पर। बिल्कुल। अब यहाँ से उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई और यहाँ से उनके मन में जो भड़ास था वो निकलना शुरू हुआ 2020 के चुनाव का। बिल्कुल जी। अब उसके बाद वो अपनी तैयारियां शुरू कर दी और भारतीय जनता पार्टी ये बात समझ चुकी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास नहीं था कि नीतीश के मन में जरा भी भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रेम या डर। देखिए, 2 ही ऐसे कारण हैं जिससे लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, या तो आपको डर हो या आपको प्रेम हो। ये दोनों ही चीज नीतीश कुमार को नहीं था। नीतीश कुमार को जब आरसीपी सिंह से प्रेम नहीं है, जब ललन सिंह से प्रेम नहीं है, जब शरद यादव से प्रेम नहीं है, जब उपेंद्र कुशवाहा से प्रेम नहीं है, सबके सबसे तो बाबा जब जॉर्ज फर्नांडिस से नहीं रहा। वही बता रहे हैं ना कि सुरनर मुनि सब की यह रीत या स्वार्थ लागी कर सब प्रीति, उसके सबसे बड़े उदाहरण अगर कोई है तो वो नीतीश कुमार है। अब मंत्रिमंडल की बात पर हम आते हैं। देखिए, मंत्रिमंडल गठन में नीतीश कुमार को बैकफुट पर रहना पड़ेगा, क्योंकि अब नीतीश कुमार के पास पुनः वापसी का कोई अभी चांस नहीं है। जब तक वो तेजस्वी यादव के साथ रहेंगे, मैं एक शब्द यूज कर रहा हूं जब तक, क्योंकि मुझे अभी भी अंदाजा है कि अभी 3 साल बाकी है 2024 आने में, फिर से पलटी मार सकते हैं। 2 साल और बचा हुआ है। 2-2 साल में जो टर्म बदलते हैं, तो उसमें अभी एक टर्म बदलना बाकी है 2025 से पहले। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि 2024 में, और इस बात को हम कहेंगे कि जो आपके दर्शक हैं और भारत लाइव के भी जो दर्शक हैं, बिहार में जितने भी लोग हैं, हम 13 करोड़ जनता से कहते हैं कि यदि आपके पास कलम कागज है तो रख लीजिए और उतार लीजिए, इस बात को रख के कहीं रख दीजिए सेफ बॉक्स में, कि 2024 के चुनाव के पहले या बाद में एक बार फिर से नीतीश कुमार पाला बदलेंगे। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि शैली उनकी रही है। अब मंत्रिमंडल गठन की बात, मंत्रिमंडल पर जाने से पहले एक बार आपको सिर्फ रोकेंगे कि आपने जो कहा नीतीश कुमार को कि वैसी दुल्हन है, आखिर क्यों दोनों पक्ष बारात सजा के बैठा रहता है और जिधर नीतीश कुमार जाते हैं शादी की बात उधर होती है? देखिए, नीतीश कुमार, अहमियत नीतीश कुमार की नहीं है। कहीं ना कहीं इस बार तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ गोल कर ली है। जी। मैंने जैसे ही नीतीश कुमार की मंशा पता चलने लगी, कई मौकों पर भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाने लगे, तभी मैंने कहा था कि ये जो चांस है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बेहतर चांस होगा। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से अगर चाणक्य नीति कहती है, अगर कहती है कि हमारे अमित शाह हैं, चाणक्य हैं, तो नीतीश कुमार के पास यही चेकमेट करने का मौका है नीतीश कुमार को। उसके लिए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री ऑफर करके और किसी न किसी रूप में, जैसे महाराष्ट्र में किया, उस तरह से बिहार में भी अगर कर ले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आपका कहना है कि बीजेपी के पास अच्छा मौका था इनसे अलग होने का? बिल्कुल, अभी मौका गया नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि 2 साल में बदलते हैं, तो 2 साल में यहां बिहार में सरकार बदलने की एक बार फिर से चांस बन रही है। 2025 से पहले एक बार फिर से आपको देखना पड़ेगा। और नई, चूंकि आप पत्रकारिता कर रहे हैं आप लोग, तो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर पता होगा, नेताओं से मिल रहे हैं, हम तो बहुत कम नेताओं से मिलते जुलते हैं, फ़ोन पर ही बात लोगों से होती है, कहीं जाते आते बहुत कम है हम। लेकिन बिहार की राजनीति और बिहार के नब्ज को हम दूर से ही टेलीफोनिक बात के आधार पर, और जो लोग हमारे से मिलने आते हैं उन लोगों के आधार पर हम करते हैं, और सभी लोग बड़ी खुलकर हमसे बात करते हैं। मंत्रिमंडल में किसको रखा जाएगा, किसको नहीं रखा जाएगा, ये पूरा का पूरा डिसीजन लालू प्रसाद के पास है। लिस्ट लेकर के जदयू का, आरजेडी का, हिंदुस्तानी आवाम पार्टी का, सभी लिस्ट को लेकर के लालू प्रसाद के दरबार में। बाबा, ये तो वही बात होगी कि कांग्रेस का कैंडिडेट लालू प्रसाद यादव तय करते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप समझिए ना, नीतीश के पास अब कोई विकल्प नहीं है लालू के चरणों में गिरे रहने का। बिल्कुल। अब सबसे बड़ी बात यह हो गई है कि जब ललन सिंह लालू प्रसाद को जेल भेजने के सबसे प्रबल दावेदारों में से एक हैं जी। वो ललन सिंह जाते हैं, लालू प्रसाद से मिलते हैं और कहते हैं कि लालू जी का आशीर्वाद मिल गया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना जी। इसका सीधा मतलब है पूरे कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं सबको दिल्ली तलब कर लिया गया। कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है कि भाई मंत्रिमंडल में कितने लोग होंगे, इस पर लालू प्रसाद का दबाव है। कांग्रेस 4 पर अड़ी हुई है। नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि अधिक मंत्री कांग्रेस से हों, जिसका कि फायदा उनको मिले। आपको याद होगा, और नमन मिश्रा जी से जब भी आपकी बात होती होगी तो वो चर्चा करते भी होंगे कि जब 2015 में कांग्रेस को
सीट नहीं दे रहे थे लालू प्रसाद, तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ करके नीतीश कुमार ने सीट दिलवाया था कि कहीं ऐसा ना हो कि वक्त आने पर हम ही को साइड करके और लालू प्रसाद, चूंकि उनको एहसास था कि हमसे ज़्यादा सीटें लालू को आएंगी, उस समय भी उन्होंने गेम किया था और एक बार फिर से वो गेम करना चाहते हैं कि अगर मंत्रिमंडल के विस्तार में मैक्सिमम 36 मंत्री बन सकते हैं, जिसमें से अंदाजा है कि 32 से 33 बनाएंगे, 2-3 सीटें खाली रखेंगे, इधर उधर से लोगों को आने जाने वाले लोग जो हैं उनके लिए दिया जा सकता है, वो हमेशा खाली रखेंगे। तो अगर मान के चले कि 34 या 32 भी करते हैं तो इसमें से अधिकांश यानी 16 से 18 सीटें जो है वो आरजेडी को जाएगी, नीतीश को 12 से 14 सीटें आएंगी, एक निर्दलीय जाएंगे और एक हिंदुस्तानी आवाम पार्टी सुमित सिंह हो सकते, सुमित सिंह वो उन्होंने समर्थन कर ही दिया है, और एक जो सीट है वो हिंदुस्तानी आवाम पार्टी को जाएगी, यानी कि 16-18 के बनिस्पत 12-14 में 2 और जोड़ लीजिए, यानी कि 16 के करीब पहुंच जाता है। तो अब क्या बचता है कि नीतीश कुमार कैसे आगे बढ़ेंगे, तो वो कांग्रेस होगी। कांग्रेस को अगर 4 सीट दिलवा देते हैं तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव से वो ज्यादा पावरफुल होंगे मंत्रालय के मामले में। और आपने हाल फिलहाल में सुना है जिस तरह से रामसूरत राय ने जो बातें कही हैं कि नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में अपनी मोनोपोली चलाते हैं, मंत्री कोई भी हो लेकिन उसके योजनाओं को, उसके आकार को, उसके काम के शैली को कहीं ना कहीं वो निरस्त कर देते हैं। अब इस 16 और 14 का जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा तब और ज़्यादा माने कठिन हो जाता है जिसमें लालू प्रसाद कई लोगों को नहीं चाहते हैं कि वो मंत्री बने, वो अपने कोटे से नहीं बल्कि जदयू कोटे से वो चाहते हैं कि फलाने फलाने मंत्री नहीं बने। आपको याद होगा कि 2015 में जब सरकार बनी थी महागठबंधन की, तो नीतीश कुमार को मजबूर कर दिया था उन्होंने श्याम रजक को मंत्रिमंडल से बाहर रखने का, जिसका दंश श्याम रजक ने झेला भी, और अंततः उन्हें जब मंत्री उन्हें बनाया गया, जब महागठबंधन से बाहर हुए एनडीए में, तो इतना ज़्यादा कुपित हो गए थे कि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और उसी लालू के पास फिर से वापसी कर गए, क्योंकि यह उनका पुराना घर था। अब इन सारी बातों को लेकर के जो मंत्रिमंडल का गठन है, उसमें सबसे बड़ा पेंच यहाँ आकर के फंसा हुआ है कि एक तो लालू की स्वीकृति, और दूसरा 24 और 25 तारीख को विधानसभा और विधान परिषद, इसका जो बैठक होने वाला है, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस प्राप्त करना है सरकार को, नई सरकार को, उसमें अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के भी पेंच फंसा हुआ है। स्पीकर के लिए, बिल्कुल, अध्यक्ष के लिए और विधानसभा विधान परिषद के सभापति के लिए, इसके लिए पेंच फंसा हुआ है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में इसी बात को लेकर के अभी टसन चल रहा है। तेजस्वी चाहते हैं कि दोनों जगह हमारे लोग हों, लेकिन नीतीश कुमार का कहना है यदि आप विधानसभा में अपना अध्यक्ष बनाते हैं तो विधान परिषद आपको मुझे देना पड़ेगा, और इसी बात को लेकर के मंत्रिमंडल का विस्तार भी रुका हुआ है। हालांकि कहा जा रहा है कि 16 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, लेकिन इन सब के बीच में अभी भी कहीं ना कहीं संशय है, और उस संशय में कई नामों की लिस्ट है। नाम की लिस्ट तो हम बता ही देते, लेकिन चूंकि नाम इतने कंफ्यूजिंग हो रहे हैं, जिसमें तेजस्वी यादव जातीय समीकरण बैठाना चाहते हैं और नीतीश कुमार भी जातीय समीकरण बैठा करके तेजस्वी यादव के साथ माने 2-2 कदम चलना चाहते हैं। अब उसमें देखने वाली बात ये होगी कि कौन किस पलड़े में क्या रखता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो लोग कॉन्फिडेंट हैं कि उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगा, वो एक बार सचेत हो जाएं, क्योंकि उनके हाथ से मंत्रालय जा सकता है, पत्ता भी कट सकता है। बहुत लोग इस बात के लिए कुर्ता पैजामा नया सिला करके भी रखे हुए हैं, लेकिन वो रखा खूंटी पर टंगा ही रह जाएगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। बहुत लोगों से बातचीत हमारी हुई है, कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब कि सभी को इस बात का एहसास है। आप किसी से भी बात कर लीजिए ना, जिनको संभावित है, आप तेज प्रताप से बात कीजिए ना कि आपको मंत्रालय मिलेगा, वो भी आपसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि सबको पता हो सकता है कि तेज प्रताप भी वो कड़ी बन जाए जिसको लेकर के कहा जाए कि नहीं, इनको मंत्री नहीं बनाने को भेजिए केंद्र, उनका कुर्ता पैजामा रखा रह जाए। इस तरह के लगातार दोनों ही खेमे में कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनको मंत्रिमंडल से बाहर भी रखा जा सकता है, और कई अनजान चेहरे हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल भी किया जा सकता है। तेजस्वी यादव का फोकस युवाओं पर है, और ऐसी स्थिति में बिहार में एक नए स्वरूप में नया मंत्रिमंडल देखने को मिल सकता है। बाबा, लेकिन आपसे आखिरी सवाल में रही है कि आखिर में अब इन जो समस्या फंसा हुआ है, चाहे स्पीकर का हो या सभापति का हो, तो लालू प्रसाद ही इसको अब खत्म करेंगे। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, लालू प्रसाद मास्टरमाइंड, मोनोपोली करने वाले नेता हैं। वो अपने हिसाब से जब ब्यूरोक्रेसी को अपने कब्जे में रख करके अपने खूंटा में बांध करके कर सकते हैं, तो नीतीश क्या चीज़ है?
हमने कई बार बताया है कि भले नीतीश कुमार चाणक्य अपने आप को बताते हैं, लेकिन चाणक्य का कहीं से ये सूत्र नहीं बताता है, कोई भी ऐसी बात नहीं चाणक्य की नीति में है कि आप पाला बदलते रहिए। चाणक्य ने एक सूत्र दिया था कि आपको अगर सत्ता के करीब जाना है तो आपको अपने आइडियोलॉजी को बिल्कुल टाइट रखना पड़ेगा, तभी आप सत्ता में टिके रह सकते हैं। और नीतीश कुमार की आइडियोलॉजी हमेशा चेंज होते रहती है। चलिए, धन्यवाद बाबा इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आपने देखा लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से किंग मेकर की भूमिका में बिहार में है, और आगे आने वाला समय नीतीश कुमार के लिए इतना आसान भी नहीं होने वाला है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का प्रेशर रहेगा। पिछली बार भी इसी प्रेशर के कारण उन्होंने महागठबंधन को छोड़ा था, और आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिर